निर्धारक नहीं होंगे। वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है? कई जगह कई संस्थान भी खोले गए हैं। विपक्ष कह रहा है कि ओबीसी से उनका हक, उनका अधिकार छीना जा रहा है। एक ये इनका स्टंट है, प्रोपेगेंडा है। नक्सल क्षेत्र है, उसमें एक जिला है कांकेर, जिसकी जिम्मेदारी आपको मिली है। डर तो नहीं लग रहा आपको? काम करने वाले को डर नहीं लगता है। कांग्रेस बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही देश सुरक्षित है। आपने आंगनबाड़ी में पूरक पोषक आहार योजना की शुरुआत करी थी, क्या सोचकर आपने शुरुआत की? बच्चे बहुत कुपोषित हैं। आरजेडी से बीजेपी में आना आपका कैसे हुआ? कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी में आना हुआ। आप शिक्षक बनना चाहती थी, लेकिन आज आप देश की शिक्षा मंत्री हैं। लिखा होता है समय के अनुसार। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज, मैं हूं मोहसिन खान। दोस्तों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एक बेहद खास मेहमान। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारत सरकार की शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी। अन्नपूर्णा देवी जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। कैसे हैं आप? सवाल बहुत हैं आपसे, क्योंकि आप एक ऐसा जिम्मेदारी पर हैं, ऐसी भूमिका निभा रही हैं देश के अंदर जो सीधे सीधे देश की आने वाली पीढ़ी से ताल्लुक़ रखता है। आने वाला रोज़गार कैसा होगा, युवा पीढ़ी का एजुकेशन उनकी कैसी होगी, तो तमाम सवाल हम आपसे लेंगे और तमाम सवालों के जवाब कोशिश करेंगे कि बिंदुवार तरीके से जनता के बीच तक पहुँचें। लेकिन उस सबसे पहले, क्योंकि जब मैं यहाँ आ रहा था तो आपके बारे में थोड़ी स्टडी करी मैंने, तो आपकी ज़िंदगी भी बहुत दिलचस्प रही है, बहुत इंटरेस्टिंग रही है और बहुत उतार चढ़ाव से होते हुए आज आप इस मुकाम पर पहुंची हैं। तो मुझे लगता है कि सवालों का सिलसिला हम शुरू करें। उस सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जनता तक ये जानकारी पहुंचे कि आप राजनीति में आए कैसे। हमें लगता है इसका जवाब लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी आप ये पूछ रहे हैं तो एक्चुअली 1998 में राजनीति में सीधे तौर पे मेरा आना हुआ। 15 अगस्त 1998 मेरे पति का निधन हुआ और उसके बाद सक्रिय राजनीति में आई। ऐसे तो पहले से ही मेरा मायके भी पॉलिटिकल फैमिली रहा है, फिर आने के बाद ससुराल में भी राजनीति का था, लेकिन सीधे तौर पे शायद देर से आती, लेकिन कुछ वो एक घटना के वजह से हमें पहले आना पड़ा। और 98 में फिर पति के निधन के बाद बाई इलेक्शन हुआ, तो बाई इलेक्शन में हम वहाँ से विधायक, कोडरमा से विधायक चुने गए और उसके बाद लगातार राजनीति के क्षेत्र में मेरा चलता रहा। 2000 में भी फिर कोडरमा से 4 बार कोडरमा की जनता ने हमें विधायक बनाया, फिर सांसद बनाया। तो ये लंबा 98 से लेके आज तक ये चल रहा है। आपका एक लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है और आपने बताया कि आप राजनीति में आती, लेकिन थोड़ा देर से आती, किसी कारण से आपको जल्दी राजनीति में आना पड़ा। यानी एक बात साफ थी कि आपको राजनीति में आना है, ये शुरू से आपका माइंड क्लियर था? मेरा ये था कि शायद जिस तरह से एक हमेशा से, चूँकि एक आपको सही बताएं तो एक शिक्षक बनने की हमारी चाहत रही थी पढ़ाई के बाद कि मैं शिक्षक बनूंगी, लेकिन विधि को चूँकि मंजूरी कुछ और था, तो एक लिमिटेड ना होके ज़्यादा बहुत लोगों की सेवा करने का ये अवसर हमें मिला। और बहुत हमें लगता है कि ये कम लोगों को ही ऐसा अवसर मिलता है। और कोडरमा खास करके जब विधानसभा चुनाव के समय, जब चुनाव में वहाँ पे हम आए, तो लोगों का काफ़ी स्नेह, काफ़ी प्यार मिला, जिसके वजह से शायद जो विपरीत परिस्थिति थी, जिस विपरीत परिस्थिति में राजनीति में हमें आना पड़ा। हमारे बच्चे भी काफ़ी छोटे थे, 3 बच्चे, बहुत ही छोटे छोटे बच्चे, तो एक और परिवार, बच्चे, एक और दूसरी और जनता, तो दोनों को बैलेंस बनाकर चलना, बच्चों को भी समय देना, राजनीति में अपने फील्ड में भी समय देना, तो ये काफ़ी टफ था। लेकिन एक ये कहते हैं ना कि जब सोच ईमानदार हो तो लोगों का सहयोग और सपोर्ट भी मिलता है। तो यही रहा कि हमारे माता पिता भी काफ़ी सहयोग किए बच्चों को के लालन पालन में, और उसके बाद जो हमारे क्षेत्र के लोग थे तो उनका भी काफ़ी सहयोग मिला, क्योंकि हमारे पति काफ़ी वहाँ पे पॉपुलर थे और बहुत ही संघर्षशील थे। संघर्ष करके उन्होंने भी अपना एक मुकाम खड़ा किया था। 2 बार वो भी वहाँ से विधायक रहे, मंत्री भी रहे, तो उनका भी काफ़ी संघर्ष था। तो लोगों का स्नेह, लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा था। तो उसी तरह उनके जाने के बाद से हमें भी मिला। और
एक अपनापन वहाँ ये महसूस नहीं होता है कोडरमा में कि कोई एक मैंने विधानसभा क्षेत्र है, बल्कि पूरा जहाँ भी जाते थे ऐसा लगता था कि जैसे अपना घर है। लोगों से भी ऐसा प्यार मिला। कभी भी अगर किसी भी गांव में जाना होता था, गांव में महिलाएं मिलती थी, जैसे ही हमें देखती थी वो सीधे दौड़ के आती थी, हमारे पास बैठती थी और बहुत अच्छे ढंग से, जैसे अपने परिवार के लोगों के साथ कोई परिवार का सदस्य घर में आता है तो सबके बारे में हालचाल पूछना, जानना। तो इस तरह से उनका भी हमेशा से ये स्नेह मिला। गांव में जाने के बाद कोई भी बातें रही तो वो सीधे तौर पे हमसे मिलकर हम बताती थी। तो इस तरह से एक अच्छा एक माहौल मिला और उसके तहत आगे बढ़ते चले गए। जिंदगी आपका संघर्षों से भरा रहा, लेकिन जनता के प्यार और आपकी मेहनत के साथ आपको सफलता मिलती गई। आप शिक्षक बनना चाहती थी, लेकिन आज आप देश की शिक्षा मंत्री हैं। कैसा महसूस होता है इसके बारे में हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपने कहा कि आपने काफ़ी पहले राजनीति ज्वाइन कर ली थी, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने जब ज्वाइन करी थी आप आरजेडी की सदस्य थी। आरजेडी के टिकट पर आप चुनाव लड़ी, विधायक बनी, मंत्री बनी और फिर आज बीजेपी में हैं। आरजेडी से बीजेपी में आना आपका कैसे हुआ? कुछ ऐसा सरकमस्टांसेस, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी में आना हुआ। और भारतीय जनता पार्टी में आज हमें लगता है कि हर एक चीज़ इंसान का मतलब वो लिखा होता है समय के अनुसार, और शायद यही मेरा, हाँ निश्चित रूप से ये एक हमें लोकसभा तक आना था, तो एक घटना जो भी हो, घटना चक्र हुआ। उसके बाद फिर बीजेपी में आने के बाद काफ़ी बीजेपी में भी बहुत ही अच्छा पार्टी के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या बाकी अन्य सदस्य, और जब शामिल हुए थे झारखंड में मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, उस समय उनके नेतृत्व में ही शामिल हुए थे। तो सभी का, पार्टी के बड़े नेताओं का, राज्य स्तर के सभी नेताओं का काफ़ी सहयोग मिला। उसके बाद पार्टी ने टिकट दिया, सांसद बने, प्रदेश में उपाध्यक्ष बनाया, फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। उसके बाद हरियाणा में सह प्रभारी के रूप में रहे, और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार में हमें शिक्षा विभाग की भी जिम्मेवारी मिली। तो इसलिए बहुत ही स्नेह और बहुत सम्मान मिला, और निश्चित रूप से काम करने का एक अच्छा माहौल भी मिला। कोई फ़र्क आपको नज़र आता है, क्योंकि आप लंबे समय तक आरजेडी में रहीं, विधायक रहीं, मंत्री रहीं, और अब भारतीय जनता पार्टी में जब आप शामिल हुई, सांसद भी बनी और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आपको मिली। आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहीं, हरियाणा की सह प्रभारी। आरजेडी के काम करने के तरीके में और भारतीय जनता पार्टी में काम करने के तरीके में कोई फ़र्क आपको नज़र आया? कोई बेसिक? बिल्कुल, देखिए फ़र्क तो है, लेकिन हमें लगता है कि काम करने का अपना अपना फिर तरीका भी है। तो जिस तरह से एक माहौल मिला अभी भारतीय जनता पार्टी में भी, तो काफ़ी अच्छा माहौल मिला। और आपको हम बताएं कि कहीं भी जाते हैं, देश के कोने कोने में जाने का अवसर मिलता है, चाहे वो पार्टी का प्रोग्राम हो या फिर सरकारी कार्यक्रम हो, तो जहाँ भी जाते हैं, सरकारी कार्यक्रम भी अगर आता है किसी भी राज्य में, तो सरकारी कार्यक्रम के बाद हम जरूर ये प्रयास करते हैं कि पार्टी के सदस्यों के साथ भी वहाँ पे मिले, पार्टी कार्यालय जाएं। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अपनापन सा अनुभव होता है, और यहाँ पे काम करने का बहुत ही अच्छा अनुभव मिला, बहुत ही आनंद आता है। क्योंकि सामूहिकता, एक जैसे बताते हैं कि पार्टी नहीं, ये परिवार है, तो बिल्कुल ये चीज़ दिखता है कि एक परिवार की भांति एक दूसरे का लोग सहयोग भी करते हैं। जहाँ कहीं भी परेशानी होती है, हमसे जो सीनियर हैं किन्हीं को भी अगर पूछे बात की, तो बहुत अच्छे से वो बताते हैं और काम करने के लिए काफ़ी हौसला भी बढ़ाते हैं। अभी हम शिक्षा मंत्रालय में, हमारे माननीय मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, तो लगातार जब कभी भी ऐसा हमें अनुभव महसूस होता है कि कहीं भी कोई परेशानी भी होती है, तो उनसे सीधे तौर पे, चूँकि उनसे मिलना होता है हमेशा, तो उनसे बात करते हैं। कभी भी चाहे टेलीफोनिक हो, चाहे फिर मिल के बात करनी हो, तो गाइडलाइन वो देते हैं किस तरह से जाना। काम के बारे में भी वो बताते रहते हैं, पार्टी की रीति नीति के बारे में भी हर तरह की चर्चाएं होती है। हरियाणा में हमें माननीय विनोद तावड़े जी के साथ, अभी राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिला, तो उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया, उन्होंने जानकारी दी पार्टी के बारे में, हर एक तरह की। यानी कि कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि नए जगह पे हम हैं।
हमें लगा कि बहुत ही पुराना हमारा संपर्क है और बहुत ही ज़्यादा सभी लोगों का, चाहे हमारे सीनियर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ हों या फिर कनिष्ठ हों, हर लोगों का सहयोग मिल रहा। आपने बताया एक परिवार की तरह इस पार्टी में काम करते हैं, और जब आप पार्टी में नई नई शामिल भी हुई थी उस वक्त भी आपको ये नहीं लगा कि आप नई नई इस पार्टी में आई हैं। तमाम सवाल हम उससे जुड़े हुए भी लेंगे, देश के बारे में बात करेंगे, लेकिन उस सबसे पहले क्योंकि झारखंड से आप आती हैं तो मुझे लगता है आप सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं इस सवाल के जवाब के लिए। मोदी सरकार में झारखंड को क्या क्या लाभ मिला, यानी मैं दूसरी अगर इस सवाल को रिफ्रेम कर दूं, मोदी सरकार की ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिससे झारखंड को फ़ायदा मिला है, लाभ मिला है? देखिए, 2014 के बाद से लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार है, आम जन के लिए, गांव गरीब किसान की बात हम करते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी गांव गरीब किसान नौजवान की बात ही नहीं करते बल्कि उनके लिए काम करते हैं। और अब झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में पिछले 5 साल माननीय रघुवर दास जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोई भी योजना जो भारत सरकार शुरुआत करती थी, एक तो आयुष्मान भारत योजना जो सबसे विश्व की बड़ी योजना है, उस योजना की लॉन्चिंग भी झारखंड से ही हुई थी। तो कोई भी योजना की शुरुआत होती थी तो वो झारखंड से मतलब झारखंड में पहला राज्य ऐसा था कि झारखंड उसका शुरुआत झारखंड करता था। तो सड़क के क्षेत्र में अगर देखें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री है, या अन्य क्षेत्रों में भी, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर एक क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार रही, भारत सरकार के माध्यम से झारखंड को मिला। आज चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, नल जल योजना है, तो सभी योजना का ये एक सोच रही कि झारखंड में भी अच्छे तरीके से हो चुकी। झारखंड से आती हूँ इसलिए झारखंड में आज आवश्यकता है लोगों की ये बहुत ज़्यादा कि नल जल, आज भी झारखंड की बात करें तो आज भी झारखंड के लोग नदी नाले का पानी चुआ बना के आज भी पीते हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि 24 तक सबके घर में नल से जल पहुँचे। लेकिन किसी न किसी कारणवश आज की जो स्थिति, वर्तमान स्थिति है, तो सरकार के द्वारा सही ढंग से काम नहीं किए जा रहे हैं, जिसके वजह से आज भारत सरकार के माध्यम से, चाहे वो शिक्षा में पैसा भेजता हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क की बात करें, चाहे नल जल योजना की बात करें, प्रधानमंत्री आवास की बात करें, यानी कि जितनी भी योजनाएं भारत सरकार के माध्यम से चलाई जा रही है, उस पैसे का लाभ राज्य सरकार नहीं ले पा रही है, और राज्य सरकार कहीं ना कहीं जिसके कारण वो पैसा वापस चला आता है। तो आज राज्य की जनता को जो लाभ मिलना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो उससे वंचित रह जाते हैं सरकार के वजह से। ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका फायदा झारखंड वासियों को नहीं मिल पा रहा है? नल जल योजना की बात अगर हम करें तो आज तक जो आंकड़े हैं, मतलब पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी राज्य सरकार पैसा वापस कर दी। आज की भी जो स्थिति है तो आज भी वहाँ पे बिल्कुल स्थिति, अनिर्णय की स्थिति होती है, निविदा होता है, निविदा निस्तारण जल्दी नहीं होता। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें तो जब जो पिछले सत्र में फाइनेंशियल ईयर का था, निविदा निस्तारण में 8 से 9 महीने लगा दिए, यानी कि समय पे अगर काम होता है तो उसका लाभ लोगों को भी मिलता है, और आप शायद जो पैसा है, जो राज्य सरकार का हक है, वो आप समय पे ले सकते हैं। तो काम का निस्तारण, निविदा निस्तारण न होने की वजह से, काम में अनिर्णय की स्थिति होने की वजह से आज भारत सरकार नल जल योजना का पैसा भी वापस आ गया, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा विभाग का भी पैसा वापस आ गया। तो अलग सभी विभाग के बारे में आप अगर देखेंगे तो राज्य सरकार, जो भारत सरकार के माध्यम से दिया जाता है, वो अपना हिस्सा नहीं ले पाती है। महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है हर जगह, महिला आरक्षण बिल भी आया अभी संसद के अंदर, तो मुझे लगता है आपसे ये सवाल मुझे पूछ लेना चाहिए, और देश की जनता और ख़ासतौर से महिलाएं इस सवाल का जवाब जानना चाहेंगी, क्योंकि आप देश की शिक्षा मंत्री हैं। महिलाओं को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया गया है, या मैं सीधा सवाल आपसे करूं कि महिलाओं का शिक्षा में बढ़ावा किस तरीके से हो, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? सबसे पहले तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से बच्चों को अच्छी शिक्षा, समान शिक्षा, इसकी बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है।
और साथ ही साथ उसी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो समग्र शिक्षा योजना 5 साल के लिए जो उसका जो उन्होंने लॉन्च किया है, उसके माध्यम से बच्चों को, हमारी बेटियों के लिए क्लासरूम से लेके वहाँ पे अलग से उनका अलग से टॉयलेट बने, उसको आत्मरक्षा का ट्रेनिंग दिया जा सके, स्टाइपेंड की व्यवस्था, तो अलग अलग, ताकि हमारी बेटियाँ पढ़े, वो आगे बढ़े, उनको किसी भी तरह की परेशानी स्कूल जाने में ना हो, शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें किसी तरह की दिक्कतें ना हो। रक्षा के क्षेत्र में जो सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल में बेटियों का एडमिशन शुरू हुआ, इसके साथ ही रक्षा के क्षेत्र, रक्षा में भी द्वार खुले बेटियों के लिए। तो यानी हर एक जगह पे बेटियों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, और जिसके वजह से आज हमारी बेटियों को एक अच्छा अवसर भी मिला, वो बेहतर ढंग से अपना काम भी वो कर सक रहे हैं। आप झारखंड में महिला बाल विकास मंत्री के तौर पर जब कार्य कर रही थी, तो आपने आंगनबाड़ी में पूरक पोषक आहार योजना की शुरुआत करी थी। क्या सोचकर आपने शुरुआत की? उसमें एक ये थी कि जो हमारे बच्चे हैं, चूँकि झारखंड में थे, ज़्यादातर झारखंड में हम देखते थे कि हमारे बच्चे बहुत कुपोषित हैं, आज भी कहीं ना कहीं ये परेशानी है। तो बच्चों को अच्छा भोजन मिल सके, ये एक प्रयास रहा था कि बच्चों को अच्छा भोजन मिले, ताकि छोटे बच्चे जो आंगनवाड़ी में जाते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, और उन बच्चों का सही ग्रोथ हो, जिसके वजह से एक ये व्यवस्था शुरू की गई थी। और इसके साथ ही साथ ये प्रयास रहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से जो दिक्कतें हमारे माताओं को भी आती है, तो उनके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं की जाए, कि वो भी एक माने जागरूक करने का भी एक प्रयास था, कि वो जागरूक हों कि बच्चों को कैसे, बच्चों का देखरेख करना है, या सही भोजन, बच्चों को पौष्टिक आहार मिल सके, इसका भी प्रयास। विपक्ष कह रहा है कि ओबीसी से उनका हक, उनका अधिकार छीना जा रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये हमें लगता है कि एक ये इनका स्टंट है, प्रोपेगेंडा है। विपक्ष की बात अगर आप करते हैं तो उनका जवाब देने के पहले मैं आपको बताऊं कि मैं भी ओबीसी से ही आती हूं, और कहीं भी ऐसा आपको लगता है कि ओबीसी का हक छीना जा रहा है? आज देश के प्रधान ओबीसी हैं, और इस माने भारत सरकार में अगर हम देखें तो 27 ओबीसी मंत्री हैं। इसके अलावे ओबीसी को संवैधानिक दर्जा ओबीसी कमीशन को भारत सरकार ने दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोदी जी ने दिया। उसके साथ ही हम देखें तो बच्चियों के लिए मेडिकल में भी सीट का आरक्षण किया गया। तो हर जगह महिलाओं को और खास करके ओबीसी को बढ़ाने के लिए, ओबीसी के लिए कई योजनाएं तैयार की गई। जब मैं ये कहना चाहूँ, विपक्ष की बात जब आपने कहा है, तो ये तो उनको देखना चाहिए। जब उनको तो 60 साल का अवसर मिला था, उन्होंने क्या किया? आज उनके पास किसी को भी, चाहे ओबीसी की बात करें, SC ST की बात करें, उनका अब देखें तो अगर प्रधानमंत्री की सूची उनका देखें तो कौन थे, राष्ट्रपति की सूची देखें तो कौन थे। आज हम ये बता सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार है, पहले तो माननीय कोविंद जी को, जो कि एक दलित समुदाय से आते हैं, उनको राष्ट्रपति बनाया। आज हमारी जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में ST समाज की हैं, और उनको बनाया। और हर एक जगह पे आप देखें तो SC ST हो, ओबीसी हो, सबको सम्मान देने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आने वाले समय में भी जिस तरह से ये महिला आरक्षण की बात करें, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से काफ़ी हुआ है। और शुरू से ही, जब 14 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कार्यभार संभाले, उस समय ही उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक स्लोगन, एक नारा दिया। तो सिर्फ ये नारा नहीं था, बल्कि उसके माध्यम से बेटी को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, कैसे भ्रूण हत्या को रोका जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके, बेटियों को अलग अलग तरीके से कैसे जन्म के बाद से लेके उनके शादी तक अलग अलग इंस्टॉलमेंट में पढ़ाई, उनको पैसा देकर उनको सहयोग करने की बात उन्होंने की। और उसके साथ साथ अभी महिला आरक्षण भी के माध्यम से भी, चूँकि राजनीतिक रूप से भी महिलाएं सशक्त हो, उसके लिए अभी जो ऐतिहासिक निर्णय लोकसभा और राज्यसभा से हुआ है, ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। और इसके माध्यम से राजनीतिक रूप से भी अब महिलाएं और सशक्त होंगी। भारत को
शिक्षा के क्षेत्र में सुपर ग्लोबल पावर आप कैसे बनाएंगे? आज हम देखें तो जब आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हम बात करें, अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 34 वर्षों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बेसिक जो तौर पे कैसे हम जाएंगे क्रमशः, एक तो बच्चों को अच्छी शिक्षा, गुणवत्तायुक्त शिक्षा और बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा, उसके साथ ही क्लास 6 से उनको वोकेशनल शिक्षा की बात उसमें की गई है। और 21वीं सदी का कौशल आधारित शिक्षा हम बच्चों को इस शिक्षा नीति के माध्यम से हम दे रहे हैं। स्कूल और स्किल को साथ जोड़कर अब बच्चे सिर्फ डिग्री धारक नहीं होंगे, बल्कि बच्चों के अंदर जो हुनर है, जो प्रतिभा है, उसको भी हम निखारेंगे और उसके माध्यम से भी उसे आगे बढ़ाएंगे। और उसी के तहत अगर आप देखें तो जिस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ये 2014 से लेके अभी तक भारत सरकार के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न आयामों में अगर आप देखें तो काफ़ी तरक्की हुई है। काफ़ी, जैसे उच्च शिक्षा संस्थान की बात अगर हम करें तो उच्च शिक्षा संस्थान में भी 2014-15 और से लेके 2021-22 तक का अगर हम देखें तो लगभग 4671 शिक्षण संस्थानों की वृद्धि हुई है। इसी तरह हम देखें तो नए विश्वविद्यालय, बड़े बड़े जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, लगभग 353 पहले विश्वविद्यालय थे, आज वो बढ़कर 760 हो गए हैं। तो यानी शिक्षा के क्षेत्र में हम चाहते हैं कि बच्चों को अब बाहर न जाकर वो उन्हें यहाँ पे शिक्षा मिले। तो 760 नए विश्वविद्यालय बने हैं। तकनीकी विश्वविद्यालय की बात करें तो लगभग दोगुनी हो गई है तकनीकी विश्वविद्यालय। आज नए नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं, और इसके साथ ही IIT की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। और पहली बार हुआ कि जो ग्रॉस इनरोलमेंट था पुरुष, वो उसको भी महिला, पहले बार पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं को उसमें ये मिला है। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में भी देखें तो बहुत ज़्यादा SC ST OBC के छात्रों को भी उसमें आगे काम करने का अवसर मिला है। उनको भी काफ़ी अच्छा ये इसमें मदद मिल रहा है। इसके साथ 39 नए उच्चतर शिक्षण संस्थान जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय, IITs हैं, उसमें IIM है, NIT, ITS, ऐसे नए उच्चतर शिक्षण संस्थान भी खोले गए हैं। तो हम सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी, हम जैसे लद्दाख की बात करें तो सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय लद्दाख जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी खुले हैं, ताकि वहाँ के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके। और हम इसी के आधार पर उसके साथ ही आप देख रहे होंगे इंजीनियरिंग और मेडिकल की भी पढ़ाई अब क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में होने लगा है। और इसके तहत बच्चों को, जो हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र के बच्चे थे, कहीं ना कहीं उसके अंदर जो प्रतिभा थी, हुनर थी, कहीं ना कहीं भाषा के वजह से उन्हें दिक्कत होती थी, तो अब ये दिक्कतें नहीं आएंगी। और इसी के तहत इसी के माध्यम से, इसके अलावा भी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में PM रूसा के माध्यम से हम, चाहे वो अच्छे संस्थान, डिग्री कॉलेज जहाँ पे वैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र है नहीं है वहाँ खोलने का, टेक्निकल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, उसके लिए भी हम उनको सहयोग भी देते हैं राज्यों को। और जहाँ पर भी वो खोलना चाहते हैं वहाँ पे उनके लिए सहयोग भी प्रदान करते हैं, ताकि वैसे भी राज्य जो सुदूरवर्ती क्षेत्र में है वहाँ भी अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सके, वो भी आगे बढ़ सके। वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है? आज भारतीय ज्ञान परंपरा को भी, वैदिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए भी कई ऐसे संस्थान, सांदीपनि वेद विद्या संस्थान जो कि मध्य प्रदेश में है, तो कई जगह कई संस्थान भी खुले गए हैं। उसके माध्यम से 4 नए कैंपस खुले हैं, और उसके माध्यम से भी हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, भारत विश्वगुरु पहले भी था और निश्चित रूप से भारत का बहुत ही प्राचीन इतिहास रहा है, हम उसके माध्यम से हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के बारे में हम बच्चों को बताएंगे, सिखाएंगे, ताकि हमारे बच्चे
ग्लोबली विश्व स्तर पर हमारे बच्चे वो आगे बढ़ेंगे। और आज जो विश्व गुरु की बात हम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे उनके माध्यम से और भारत सरकार के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो विभिन्न आयाम हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग जो हमारे द्वारा काम किए जा रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा काम किए जा रहे हैं, उसके माध्यम से भारत आने वाले समय में बिल्कुल ग्लोबल पावर, सुपर पावर, या हमारे बच्चे ग्लोबली आगे बढ़ेंगे। उन्हें एक अच्छा माहौल भी मिल रहा है, एक अच्छा अवसर भी मिला है। और हम देखें तो इसमें बच्चों को रिसर्च के क्षेत्र में भी काफ़ी सुविधाएं मिल रही है, ताकि जहाँ भी है, अभी अगर हम कोई भी अगर डेवलप्ड कंट्री है तो बिल्कुल रिसर्च उनका प्रमुख एक माध्यम भी है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़े, और इसके लिए भी भारत सरकार सहयोग कर रही है। उच्चतर शिक्षा के माध्यम से उन्हें हर तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है, नक्सलवाद को झारखंड के अंदर कैसे रोकेंगे आप? देखिए, आज की जो स्थिति है, बिल्कुल मैं भी कह सकती हूँ कि आज के दिन में बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हैं, लेकिन ये सरकार की नाकामी है। इसके पूर्व राज्य में सरकार रघुवर दास जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आप रिकॉर्ड होगा, डाटा है उस, तो बिल्कुल बहुत लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही अच्छा था। और जो भी कुछ जिला में जो उग्रवादी गतिविधियां थी वो बिल्कुल नहीं के बराबर थी, बिल्कुल वो समाप्त हो गया था। पलामू जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में लोग रात में आना जाना करते थे, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती थी। यानी कहीं ना कहीं राज्य सरकार की नाकामी है। अगर आज उग्रवाद फिर से झारखंड में पनपा है तो वर्तमान सरकार की नाकामी के वजह से आज ये स्थितियां बनी हैं, जिसके वजह से आज आम लोग परेशान है, जनता परेशान है, महिलाएं परेशान है। और हमें लगता है कि राज्य सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। क्या लगता है आपको, कांग्रेस बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का अपना, चूँकि कैडर बेस्ड पार्टी है, और हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, हमेशा चुनावी मोड में होते हैं और निरंतर उनका कार्य चलता रहता है। और हम नीचे स्तर पर काम करते हैं, तो बिल्कुल आने वाले समय में ऐसा कहीं भी दिख नहीं रहा है। बिल्कुल लोगों का सहयोग मिलेगा। और जहाँ भी आज आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे छत्तीसगढ़ की हम बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, अभी लगातार छत्तीसगढ़ जाने का भी अवसर मिला, तो बहुत ही ख़राब स्थिति है वहाँ पर। खास करके महिलाओं की अगर बात करें तो बहुत भयावह स्थिति है। आज महिलाएं बिल्कुल असुरक्षित महसूस कर रही हैं। लगातार दुष्कर्म की घटनाएं घटती जा रही है, सरकार का ध्यान उस ओर नहीं है। और वहाँ पे हम देखें तो अलग अलग तरह तरह के सरकार के द्वारा काम नहीं किए गए। सरकार कहीं ना कहीं आम लोगों को ठगने का काम, छलने का काम की है। तो इसलिए आने वाले समय में लोगों को ये भरोसा है, लोगों को विश्वास है, लोगों को ये महसूस हो रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही देश सुरक्षित है और लोग काफ़ी भरोसा करते हैं। आप छत्तीसगढ़ लगातार जा रही हैं, बार बार आप वहाँ पर जा रही हैं, जनता से मिल रही हैं, जनता के बीच में हैं। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि कांग्रेस ने बम्पर जीत वहाँ पर हासिल करी थी। क्या लगता है इस बार, क्या जनता बदलाव देखने की ख्वाहिश कर रही है, सपना देख रही है? क्या वहाँ पर तख्ता पलट होने वाला है? क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में हरा पाएगी? बिल्कुल। आज छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की स्थिति काफ़ी भयावह है और आम लोग परेशान हैं इस सरकार से। आज जैसा कि पहले ही हमने कहा कि एक तो महिलाएं असुरक्षित है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ ही साथ सरकार के द्वारा काम नहीं किए गए। बहुत सारे वादे इस सरकार के माध्यम से, कांग्रेस के माध्यम से किया गया था, लेकिन उस वादा पे सरकार खरी नहीं उतरी। आज देखें तो गोबर का घोटाला उस सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। लोगों को MSP धान खरीद में उसके बारे में भी कहा गया था 2500 रुपया लेंगे, लेकिन उनके द्वारा नहीं किया गया। आज भारत सरकार की योजनाओं को नाम बदलकर ये सरकार वहाँ काम करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो छत्तीसगढ़ को मिला, उस सरकार के द्वारा काम नहीं किया गया। तो इन सारे चीज़ों को लेकर लोगों को, काफ़ी लोग आक्रोशित हैं
और आने वाले समय में बिल्कुल लोग चाहते हैं कि ये सरकार बदले। चूँकि इसके पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लोग काफ़ी खुश थे, लोगों को ये लग रहा था कि ये हमारी सरकार है। तो आज ये एहसास हो रहा है कि उनके द्वारा गलत निर्णय हुआ है, इसलिए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान करेंगे। नक्सल क्षेत्र है, उसमें एक ज़िला है कांकेर, जिसकी जिम्मेदारी आपको मिली है, डर तो नहीं लग रहा आपको? काम करने वाले को डर नहीं लगता है, और बिल्कुल इसलिए हमने कहा कि हमारे कार्यकर्ता बहुत ही आराम से आमजन के बीच रहकर, चूँकि हम जब भी भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो सरकार बनकर हम सेवा करते हैं, तो एक सेवक के रूप में लोगों के बीच जाते हैं, तो लोगों का बहुत ही स्नेह प्यार मिलता है, और हमें लगता है कि इस बार भी लोगों का सहयोग मिलेगा। और ऐसे उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है जो आपने कहा है, लेकिन नक्सल प्रभावित होने की वजह से भी जो वहाँ के लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, नागरिक का सहयोग मिलेगा। देश में आदिवासी दौलत और ओबीसी घायल, ऐसा राहुल गांधी का कहना है, उनका बयान आया है, आप क्या कहना चाहिए? देखिए, उनका समय समय पर वो क्या कहते हैं, जब इनको अवसर मिला, 60 साल देश को चलाने का उनको अवसर मिला, तो जब अवसर मिला उस समय उनको ओबीसी का ध्यान नहीं आया, उस समय एसटी की बात उन्होंने नहीं की। आज उन्हें लग रहा है, जब आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार हर तरह की सुविधाएं और हर तरह की बातें जब ओबीसी या अन्य के लिए करती है, तो आज ये इस तरह की चर्चा ये उठाते हैं। तो लोगों को पता है कि जब उनको मौका मिला तो उस समय उन्होंने इस पर कभी भी चर्चा नहीं की, कभी भी ये नहीं सोचा कि हाँ ओबीसी कमीशन को हम संवैधानिक दर्जा दें या अन्य क्षेत्र में भी ओबीसी को हम आगे बढ़ाएं, तो उस समय उन्होंने नहीं सोचा था। तो जब अवसर मिला तो अपने परिवार, अपने लोग, उतना में ही वो सिमट कर रह गए। इसलिए देश की जनता को पता है कि क्या करना है, लोगों को भरोसा मोदी जी पर है, और लोगों को ये पता है कि माननीय मोदी जी दल से ऊपर उठकर, समाज से ऊपर, आम जाति से ऊपर उठकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की जो बात करते हैं, तो निश्चित रूप से इस मंत्र के साथ वो काम करते हैं और सबको, जनमानस को साथ लेकर चलने का काम करते हैं। जाते जाते एक आखिरी सवाल, और मुझे लगता है बेहद ज़रूरी सवाल है, क्योंकि हम देखते हैं आए दिन इस तरह की खबरें आती रहती हैं, इस तरह की चर्चा होती रहती है कि कई शिक्षण संस्थाएं ऐसी हैं जहां पर बच्चे, स्टूडेंट्स शिक्षा को छोड़कर देश विरोधी नारे लगाते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ में, गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। इसे लेकर क्या सरकार कुछ सोच रही है, कैसे रोकेंगे इन्हें? नहीं, बिल्कुल, जो भी इस पर समय समय पर सरकार के द्वारा कार्रवाई भी की जाती है, और निश्चित रूप से भारत सरकार इस चीज़ों को, ऐसे जो देश विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं उनको भी देख रही हैं, और कुछ पार्टियां हैं जो तुष्टीकरण की नीति अपनाती है, जिसके वजह से भी कुछ लोगों को प्रोत्साहित करती रहती है। लेकिन जो भी देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ भारत सरकार अपने स्तर पर समय समय पर उस पर कार्रवाई करती है। अन्नपूर्णा जी, आपने प्राइम न्यूज़ को समय दिया, सारे सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही देश की शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी, जिन्होंने तमाम सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए और ये बताया कि भारत सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कर रही है, और आने वाले समय में जो 5 राज्यों में चुनाव का शंखनाद हो चुका है, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से बेहतर तैयारी कर रही है और सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।